तो हम लोग यहाँ पे अपने बैच मैम। में कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला रिवाइज। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। आप लोग चाहेंगे तो मोनेरा प्रोटिस्टा की रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन से आपको समझ आ जाएगा। तो फंजाई में सबसे पहले एक चीज आता है कि जैसे हम लोगों ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ता है। सबसे पहला किंगडम वी हैव मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमारे सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इट हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। क्यों वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं था? बिकॉज उसके अंदर एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक तीनों टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला, इट हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। उसके बाद वी हैव फंजाई। फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर सारे के सारे सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ही आएंगे। ये फंजाई जो होते हैं आपका एक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मतलब इनकी आउटर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। हैबिटेट अलग अलग रीजन्स में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे। जैसा हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, जो हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। याद कराई थी ना लास्ट क्लास में लाइन की भाई सिंपल दिखने में सीधे साधे से है, काम बड़े खतरनाक करते हैं, डिसीज कोजिंग भी है बिकॉज वो लोग। ऐसे ही हमारे पास एक यूनिसेलुलर फंजाई होता था, वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई, जिसके बारे में जिसको हम वो बोलते हैं ना सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी माइक्रोब्स वाले चैप्टर में ब्रेड बनाने में और क्या बनाने में, इथेनॉल कराने में हमारा ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एंटीबायोटिक्स भी हमें इसी से मिलते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, दिस इज ऑल्सो अ फंजाई, इससे हम लोगों को एंटीबायोटिक्स मिलता है। फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखना है, हाईलाइट कर लेना। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में भी पाया जा सकता है, वाटर में भी पाया जा सकता है, एयर में भी पाया जा सकता है, प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी, मतलब हर जगह पाए जा सकते हैं। ऐसे कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे नहीं पाए जाए। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। समझ आया टर्म कॉस्मोपॉलिटन? यस मैम। सबसे ज्यादा वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाया जाता है, जिसका एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में एक डिसीज है, जिसको जितनी ज्यादा वार्म कंडीशन मिलेंगी उतनी ज्यादा स्प्रेड होगी। किसके थ्रू? एग्जैक्टली किसके थ्रू कोज होता है रिंगवर्म? फंजाई जाएंगे तो नाम नाम फंजाई का ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलिस्पोरम, हाँ यस मैम। यस मैम। संडे में टेस्ट देने वाले हो आप लोग इस चैप्टर से, है ना? हाँ बोल रहे हैं, हाँ यस मैम। प्रिपरेशन चल रही है? यस मैम सही चल रही है नाम पता नहीं मैम। वो अगर कोई भूल भी जाएंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर देते हैं। हाँ ऑप्शन से कर सकते हो, बट स्टिल याद रहने चाहिए ना। डॉक्टर Yes. बनोगे भाई, मेडिसिन और के नाम तो बहुत दूर की बात है, पहले तो डिसीज के नाम ही याद रख लेना। यस मैम। तो ऐसे थोड़े ना कोई पेशेंट आके बैठा उसको रिंगवर्म हो रखा है, पहले आप देखोगे, सर्च करोगे गूगल पे कौन सा फंजाई इसको कोज करता है, फिर उस फंजाई को किल करने वाला मेडिसिन फिर उसको लिख के दोगे, ऐसे थोड़ी ना करोगे। नो मैम। याद रहनी चाहिए ना साहब। फिर इसके बाद आता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, बिकॉज हमने बताया ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, विच आर यूनिसेलुलर। जितने भी फंजाइज होते हैं वो सब फिलामेंटस होता है, उनको जो पूरी बॉडी होती है छोटे छोटे फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। इनके फिलामेंट कैसे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जो भी पूरा ग्रुप होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, हम बोलते हैं आपका हाइपी। और इसी हाइपी के नेटवर्क को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर हाइपी, हाइपी के नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। अब यही माइसीलियम मैंने आप लोगों को कल की क्लास में समझाते थे, सेप्टेट और एसेप्टेट वाली कंडीशन। सेप्टेट जिसके बीच में सेप्टास प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, वहां पे कभी भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं आएगी, कभी भी कोइनोस्टेटिक वाली कंडीशन नहीं डेवलप होगी। और जो कि आपका एसेप्टेट है उसमें मल्टी न्यूक्लिएट आएगी। मल्टी न्यूक्लिएट वाली एसेप्टेट सिर्फ एक क्लास थी, कौन सी क्लास थी एसेप्टेट की? मैम फाइकोमाइसिटी, जो कि एसेप्टेट था, कोइनोसाइटिक कंडीशन थी।
जो इतनी भी हमारी फंजाई होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल वॉल ऑफ फंजाई में काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। एनसीईआरटी ने जो लिखा है भाई उसको नहीं भूलना है। काइटिन पॉलीसेकेराइड याद करना, काइटिन पॉलीसेकेराइड। जितने भी फंजाई होता है, पहला हमने टर्म पढ़ा था कॉस्मोपॉलिटियन, और हमें पता है ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक में भी दो टाइप के, सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे, और जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेंगे एज अ पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के भी रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं आपका लाइकन। फंजाई एल्गी के साथ रहता है बिकॉज एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, उसको फूड बना के देगी, और फंजाई उसको न्यूट्रिशन, उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा। माइकोराइजा, फंजाई हायर प्लांट्स और फ्रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है, उसको बोलता है माइकोराइजा। क्लियर? यस मैम। यस अब मैम। आता है कि हमारा फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने देखा फंजाई की जो बॉडी होती है दिस इज अ फिलामेंटस बॉडी, और जहां पे बॉडी फिलामेंटस है, छोटे छोटे फिलामेंट में ब्रेक हो जाएगी, हर एक फिलामेंट विल गिव राइज टू अ न्यू फंजाई, या हर एक फिलामेंट ना बोल दे उसको फ्रेगमेंट बोल दो। फ्यूजन में भी अगेन वही चीज होगी, बॉडी डिवाइड हो जाएगी, बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है। बर्डिंग जो कि ईस्ट के अंदर देखा जाता है, छोटी सी एक बर्ड निकल जाएगी, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ डेवलप करेगी, डेवलप करके प्लांट बॉडी से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ी है ना ये चीजें? यस 11th वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो डिटेल में पढ़ाने की नीड होती है ये वाली चीजें, बट आप लोगों को तो पता है ये सारी की सारी चीजें। यस मैम। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनके अंदर स्पोर्स के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका स्पोर्स के थ्रू। अब देखो स्पोर्स कैसे, ए सेक्सुअल स्पोर्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ए सेक्सुअल स्पोर्स कौन से, ए सेक्सुअल स्पोर्स है हमारे पास इनके कॉनिडिया, या फिर इनको स्पोरेंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं, या फिर ज़ूस्पोर्स भी बोल सकते हैं। अमन एनी डाउट? मैम अटेंडेंस का क्या सीन है? बेटा आपने जैसे क्लास में एंटर करे होंगे, स्टूडेंट आईडी फोन नंबर डाला होगा अपना, करेक्ट अटेंडेंस मार्क हो गया होगा। मैम आपका बिटली लिंक कौन सा है? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। शिवानी मैम करके। बिटली लिंक आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो ना उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको Okay, चैट ma'am. सेक्शन में दे दूँ। मैम अब ठीक आपका है? ग्रुप में है नहीं। नहीं है? नो मैम नो G11 में मैम। G11 में और G12 में नहीं है। आप लोग नेहा मैम के स्टूडेंट, तो वहाँ पे नेहा मैम का होगा ना फिर। नो मैम मानसी मैम के। अच्छा मानसी मैम के हो, ठीक है मैं आपको अपना बिटली लिंक शेयर कर। मैम आप डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दीजिए फिर ग्रुप के। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अच्छा जो नेहा मैम वाले बच्चे हैं उनको कोई आइडिया है कि नेहा मैम आज शायद छुट्टी पे होंगे, इसलिए आप लोगों को क्लास में हुआ होगा। यस मैम। एक एक करके बोलो, एक एक करके। आप चैट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि हमें इसकी वीडियो मिल जाए। बच्चों ने भेज दिया है, देखो तस्लीम और गुंजन, यहाँ से देख लो। बच्चे तो कुछ यहाँ पे भी आ गए ना इनका बैच में। क्या बेटा? अभी चलो पढ़ लेता है, बाद में डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है? फिर एसेक्सुअल स्पोर्स याद रखोगे, एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर्स हमारे पास क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, नहीं होती है ये? यस मैम। यस लिख लो मैम। इसके ऊपर ही, लिखो जल्दी से ज़ूस्पोर्स के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। मैम स्क्रीन स्टक है क्या आपकी? हाँ क्या बोल रहे हो? ये सही है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल स्पोर्स याद रखना है, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियो। देखो नाम एस्कोस्पोर्स कौन सी फैमिली के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर बनेगा? बेसिडियोस्पोर कौन सी क्लास के अंदर? बेसिडियोमाइसीटीज। याद रखना है ऐसे। वेरियस स्पोर्स बहुत सारे, बिकॉज स्पोर्स किसी ना किसी एक बॉडी के अंदर बनेंगे। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, एंड फ्रूटिंग बॉडी ही एक स्पेशलाइज कैरेक्टर होता है फंजाई का। इसीलिए फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो सब फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप कर रहे थे उस सब के सब हम लोगों ने फंजाई के अंदर रख दिया है।
इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, फाइकोमाइस्टीज का जो उसमें तो नहीं होती मैम फ्रूटिंग बॉडीज? हाँ, सिर्फ उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होती, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो माइसीलियम होता है उसके अंदर, इसलिए फाइकोमाइसीटीज का स्पेशल कैरेक्टर कोइनोसाइटिक था या नहीं था? यस मैम। यस मैम। तो फिर कैसे नहीं हम उसको फंजाई में रखते? जैसे स्लाइम मोल्ड पढ़ा है हम लोगों ने प्रोटिस्टा के अंदर, वहां पे भी तो Yes, फ्रूटिंग बॉडी बन रहा था ना। यस मैम। प्लाज्मोडियम था उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम। मैम प्लाज्मा फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता था, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी डिसइंटीग्रेट, है ना। याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट चीज आता है कि भाई इनकी जो सेक्शुअल साइकिल होती है वो 3 स्टेप्स में वर्क करती है। 3 स्टेप। सबसे पहले इनका क्या होगा, 2 सेल्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये सेल है, अनदर वन हैव दिस वन सेल। इन दोनों सेल्स का सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, दोनों सेल्स का सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। अब आप देखो इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके पास अभी अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अभी अपना न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गए हैं, तो ये एक सेल कंसीडर करेंगे अब हम इसको। एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस है, तो स्टेज कौन सी आई ये? डाइकैरियन। डाइकैरियन स्टेज या फिर डाइकैरियन फेज। सेल एक है, न्यूक्लियस कितने हैं? 2। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, उसके बाद फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे इनके, दिस इज नोन एज कैरियोगैमी। फिर कैरियोगैमी होने के बाद हमारे पास 2n बन जाएगा, एंड देन इसके अंदर मियोसिस कराएंगे बिकॉज 2n इज जाइगोट। यस मैम। देन मियोसिस कराएंगे, रिडक्शनल डिवीजन करा के फिर से इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनवा देंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है इसके अंदर। पढ़ो इसको क्या बोलते हैं। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type comes together, मतलब 2 फंजाइज के 2 हाइपीज आएंगे, वो एक साथ मैटिंग करेंगे एंड फ्यूज करेंगे। कुछ फंजाइज के अंदर क्या होता है, जब 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करते हैं इमीडिएटली 2n स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वहां पे डाइकैरियन नहीं आ पाता। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया एकदम से मतलब कैरियोगैमी हो गया, एकदम से न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गए, तो डाइकैरियन स्टेज नहीं आती। हाउएवर जबकि कुछ फंजाई के अंदर, एग्जांपल याद रखना, कल की क्लास में भी लिखा आया था, एस्को एंड बेसिडियो, इन दोनों के अंदर ही था ना डाइकैरियन स्टेज। एक मोनोकैरियोटिक बताया था, एक डाइकैरियन। वहां इंटरवीनिंग स्टेज, इंटरवीनिंग का मतलब टेम्पररी इंटरमीडिएट टाइप से स्टेज बन जाएगी, जिसको हम N+N2 न्यूक्लियाई per cell बोलेंगे। This condition is known as dikaryon and this phase is known as dikaryon phase. Later, उसके बाद क्या होगा, पहले डाइकैरियन फेज है, इंटरवीनिंग स्टेज, फिर पैरेंटल न्यूक्लियाई ने फ्यूज किया, सेल हमारा डिप्लॉइड बन गया, और डिप्लॉइड सेल के अंदर फिर मियोसिस होकर रिडक्शनल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। मैम डाइकैरियन स्टेज आने का एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज कुछ नहीं है इसके अंदर, नेचुरली एक स्टेज आ रही है। मैम ऐसा नहीं होता मतलब कुछ स्पोर्स ज्यादा बनते हो? नहीं, स्पोर्स दोबारा ज्यादा थोड़ी ना बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेज है, 2n ही बन रहा है, 2n से कोई 3n या 4n थोड़े ना बन रहा है। 2n से अंदर मियोसिस होकर जितने नेचुरली स्पोर्स बनते हैं उतने ही बनेंगे, मतलब जितने उसमें बनेंगे जिसके अंदर डाइकैरियन नहीं बन रहा है। कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, कोई एक्स्ट्रा सेल कुछ थोड़ी ना डेवलप हो रहा है डाइकैरियन से यहाँ पे। ओके मैम। जैसा आप लोगों को याद है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर मैंने पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर भी एक इंटरमीडिएट स्टेज बताई थी कि हमारे पास जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट स्टेज है। ये नहीं थी इंटरमीडिएट स्टेज, टेबल थी। फिर उसने क्या करा, अपना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दिया, देन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट बना, फिर वहां से एंजाइम निकल के चला गया। कुछ एंजाइम की एक्टिविटी एनहेंस हुई इस वजह से, या कुछ और इफेक्ट थोड़े ना पड़ा यहाँ पर। हुआ था कुछ नहीं हुआ था। इंटरवीनियंग स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो नेचुरली किसी किसी प्लांट्स, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इसी माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं कि हमने जो क्लासेस आगे डिफरेंशिएट कराई हैं किस बेसिस पे कराई हैं। तो हम सबसे पहला बेसिस लेंगे कि इनका माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। फिर उनके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन कैसा होगा, स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे या सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की बनेगी। 3 चीजें, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम,
मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप की बनेगी वो, एंड देन विल गो विद एग्जांपल एंड हैबिटेट। इन बेसिस पे हमने क्लासेस डिवाइड किया है। सबसे पहली मेरे पास क्लास आती है आपकी फाइकोमाइसीडीज क्लास, ठीक है। अब देखो फाइकोमाइसीडीज जनरली जितने भी फंजाई है, ऑब्वियसली बात है हर किसी को कैसे एनवायरमेंट चाहिएगा, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस इनको चाहिएगा ही चाहिएगा हर जगह पे। इनका माइसीलियम अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख ली थी ये चीज, फाइकोमाइसीडीज एक वन एंड ओनली कंडीशन है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि माइसीलियम के अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है, डायरेक्ट ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीच में ऐसे मेम्ब्रेन नहीं है। यस मैम। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, माइसीलियम एसेप्टेट है एंड कोइनोसाइटिक कंडीशन। फिर हमें नेक्स्ट चीज देखिए, इनके अंदर स्पोर्स कैसे बनता है। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स हमेशा मोटाइल होंगे, और ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। याद रखना है कौन से स्पोर्स मोटाइल होते हैं, कौन से स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। ए प्लानो, प्लानो का मतलब जो इधर से उधर प्लान नहीं कर सकते, या फिर होता है ना एक हिंदी का टर्म होता है प्लायन, प्लायन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, तो प्लायन नहीं कर सकते। ए कहीं पे आ जाते हैं, ए का मतलब एब्सेंट होता है, ए प्लायन एक जगह से दूसरी जगह प्लायन नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर जू स्पोर्स। जू मतलब एनिमल्स, एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये तो हमेशा मोटाइल। तो जू स्पोर्स मोटाइल, ए प्लानो जो एक जगह से दूसरी जगह प्लान नहीं कर सकते, मोटाइल। ये स्पोर्स जो होता है ना आपकी एंडोजीनसली, एंडोजीनसली का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होना और किसी बॉडी के ऊपर बनना है, जैसे कि कोनिडिया। आप लोगों ने सेक्सुअल उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है, सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होता है, एंड ये वाले स्पोर्स एंडोजीनसली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो जाइगोस्पोर्स होता है आपका इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन से सबसे पहले आपका जाइगोस्पोर बनता है। एंड दीज गैमेट्स, जो गैमेट्स फ्यूज करते हैं वो हमेशा आइसोगैमस होंगे। आइसोगैमस का मतलब शेप एंड साइज सिमिलर होगा, या फिर एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, या फिर ऊगैमस भी हो सकते हैं। एनाइसो डिसिमिलर, ऊगैमस का मतलब एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है। मेल गैमेट हमेशा क्या होता है, स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल, और फीमेल लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। इस टाइप के गैमेट फ्यूज करता है उसको बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। मैम की स्क्रीन स्टक है क्या? नहीं भाई स्क्रीन स्टक नहीं है, एक बार लीव मैम मेरे में ना पहला वाला पेज दिखा रहा है बस डायक्रॉन फेज तक, उसे रिफ्रेश कर लो ऊपर से वो, और क्या बोलते हैं दिख इसको, रही है। रिफ्रेश करने का ऑप्शन लीव करके ज्वाइन कर लो अगर नहीं पड़ा, या पिन अनपिन करके देख लो। बाकी सब बच्चे जितने भी है सबको समझ में आ रहा है एटलीस्ट एक बार थम्स अप देके बताओ जल्दी से। नहीं समझ में आएगा कोई भी टर्म कोई भी पॉइंट तो साथ साथ पूछ लेना। यस मैम। मैम सीनोसाइटिक क्या होता है? मैम आइसोगैमस और अनाइसोगैमस एक और बार बता दो। इग्नोसाइटिक का मतलब होता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया ना कोइनोसाइट। लेट्स सपोज मेरे पास ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर किस माइसीलियम के अंदर पाया जाता है, जो माइसीलियम एसेप्टेट होता है, ए सेप्टेट माइसीलियम, ए सेप्टेट, बीच में कोई सेप्टा नहीं है। देखो कोई सेप्टा नहीं है तो डायरेक्टली न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ऐसे, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है देन साइटोकाइनेसिस होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल वॉल नहीं बना, तो ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई ना। यस मैम। एंड दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज आल्सो नोन एज ठीक है, ये हो गया। अब देखो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, ये आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ता है। आइसोगैमस का मतलब होता है जब दो सिमिलर, आइसो का मतलब होगा सेम, गैमस का मतलब होगा गैमीट्स, जब दो सेम टाइप के गैमीट्स फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं आइसोगैमस, जब दो सेम टाइप के गैमीट्स। एनाइसोगैमस डिफरेंट टाइप के या फिर डिसिमिलर टाइप के गैमीट्स फ्यूज करता है, दिस इज नोन एज एनाइसोगैमस। एंड ऊगैमस मेल मोटाइल और स्मॉल और फीमेल लार्ज एंड नॉन। गैमस में एक मेल गैमीट फ्यूज होता है और एक फीमेल, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन होती है। जो मेल गैमीट होता है वो हमेशा
स्मॉल इन साइज स्मॉल होता है मोटाइल। और मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमीट जो होगा वो लार्ज होगा और मोटाइल। नॉन मोटाइल होगा। मैम जब ये आइसोगैमस में मोटाइल और नॉन मोटाइल नहीं देखते ना? वहां पे कुछ नहीं देखे, वहां पे दो मोटाइल भी कर सकता है, नॉन मोटाइल भी कर सकता है, बस उनकी मॉर्फोलॉजी में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। एनाइसो में भी मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलैरिटी होनी चाहिए। ओके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके एग्जाम्पल। याद रखना है फाइकोमाइसिटीज का सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आता है म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो जैसे होता है ना एमआरआई, MRA। याद रखना है एमआरआई। म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो को क्या बोलता है? पैरासाइटिक फंजाई होता है किसके ऊपर? मस्टर्ड के ऊपर। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एंड राइजोपस क्या होता है? राइजोपस इज नोन एज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड याद हो गया? फाइकोमाइसिटीज रिपीट करो एक बार मेरे साथ सबके साथ। सबसे पहले क्या याद रखना है? ये हमारे पास कोइनोसाइटिक कंडीशन दिखाता है, ए सेप्टेट होता है, ए सेक्सुअल स्पोर्स, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर। जूस्पोर एनिमल्स लाइक है, मोटाइल होंगे। ए प्लानो पलायन नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल है। जिसके अंदर फिर क्या होता है? स्पोर्स एंडोजीनसली फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनवा देते हैं। डिसिमिलर इन साइज होंगे आइसोगैमस, सॉरी एनाइसो, सिमिलर होंगे आइसो या फिर उगैमस भी हो सकता है। एग्जांपल म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। डन। यस मैम। फिर आ जाओ एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज सिक फंजाई। अगेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज नोन एज सिक फंजाई। शैली कोई डाउट है? मैम एक बार ऊगैमस बता दो। देखो उगैमस कलेक्शन, उगैमस में क्या होता है बेटा? यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स यूज करते हैं। अब आप बोलोगे मैम फिर ये एनाइसो से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंट गैमेट की एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जो मेल गैमेट है वो स्मॉल इन साइज होना चाहिए एंड मोटाइल होना चाहिए, और फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज इन साइज होना चाहिए और नॉन मोटाइल होना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली इस टाइप के गैमेट यूज करता है तब उसको उगैमस बोलेंगे, या फिर इसके अलावा कितने भी डिफरेंट टाइप के गैमेट यूज कर रहे हो हमेशा एनाइसो ले रहे हैं। सेम टाइप मैम के फिर ह्यूमन में भी सेम होता है ऊगैमस। एग्जैक्टली ह्यूमंस के अंदर भी उगैमस, लेकिन ह्यूमंस के अंदर स्पोर्स नहीं बनते, ये उगैमस स्पोर्स के लिए मैम भी गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स बनते हैं। एग्जैक्टली, बस कंडीशन उगैमस वाली होती है। ओके मैम। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जो फीमेल गैमेट होता है oocytes टर्म भी यूज करते हैं, ओवा यूज करते हैं, ओवम यूज करता है, तो वो सारी टर्म्स यहीं से तो आपस में रिलेट करी हुई हैं। यस मैम। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज। तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे एस्कोमाइसिटीज से? सिक फंजाई। जितने भी एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलियम, बट रेयरली। अब जो हम वो एक एक्सेप्शन याद करते थे ना, एक्सेप्शन ईस्ट, वो कौन सा है? ईस्ट एस्कोमाइसिटीज है, याद रहेगा एस्कोमाइसिटीज ईस्ट है। आदित्य यस बेटा, oogenesis भी रिलेटेड है। oogenesis प्रोसेस तो बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दे आर सेप्रोफाइटिक। अगेन कोई नई बात नहीं है, सारे सेप्रोफाइटिक है। डिकम्पोजर्स, एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है। हाँ ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज सेक फंजाई का कॉमन नेम है। ठीक है, कंडीशन दिस आर नोन एज कोप्रोफाइलस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई एग्जाम में ना कभी भी कॉमन चीजें नहीं पूछी जाती, यूनिक चीजों पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो ज्यादा फोकस हम लोगों को यूनिक पे ही करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज का यूनिक कैरेक्टर कोइनोसाइटिक, इसका यूनिक कैरेक्टर है अब तक का कोप्रोफाइलस, या फिर एक यूनिक कैरेक्टर ईस्ट। क्वेश्चन पूछेंगे ईस्ट कौन सी क्लास में आता है? एस्कोमाइसिटीज की क्लास में आता है। ठीक है, कोप्रोफाइलस क्या होता है? वो फंजाई जो कि आपके काउ डंग या फिर किसी भी डिफरेंट एनिमल के डंग पे ग्रो करता है। काउस बुफालोज इनके डंग पे ग्रो करने वाले जो होता है उनको बोलता है कोप्रोफाइलस। इनका माइसीलियम कैसा होगा? देखो फाइकोमाइसिटीज के अलावा बाकी सबका माइसीलियम जो होगा वो आपका सेप्टेट ही होगा, सबका माइसीलियम। तो यूनिक तो कुछ नहीं है अब इसके अंदर, याद रखने की जरूरत नहीं है फिर हम लोगों को। नेक्स्ट इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स है याद रखना है, हमारे पास फाइकोमाइसिटीज के जो स्पोर्स थे वो एंडोजीनसली बन रहे थे, बॉडी के अंदर बन रहे थे। इनके एक्सोजीनसली, और एक्सोजीनसली बनने वाले तो सिर्फ कॉनिडिया होता है।
तो इनके अंदर ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर इनके माइसीलियम को बोल रहे हैं, उसकी बॉडी के ऊपर कोनिडियास बनते हैं। कोनिडिया ही जर्मिनेशन करके एक नया माइसीलियम बनवाता है। इनके सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनसली बनता है, किसके अंदर, एस्काई के अंदर। इनकी फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, एस्कोकार्प। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लैविकैप एंड न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन आएगा न्यूरोस्पोरा से। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। सबसे ज्यादा इसको कहाँ यूज किया जाता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। कौन सी फंजाई के या फिर कौन सी क्लास के बहुत सारे मेंबर्स को हम यूज कर सकते हैं खाने में, कौन सी कौन सा, एग्री। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को ज्यादातर एडिबल्स, many members like morel and truffle example भी पूछ सकते हैं, are edible and are considered delicious। यस मैम। ठीक है, रिपीट करो वापस से। फाइकोमाइसिटीज पढ़ा, देन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प। उसके ऊपर सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, ऊपर बनेंगे बॉडी के बाहर, अंदर बनते हैं। कोनिडिया बनेंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजीनसली बनेंगे, एस्कोस्पोर किसके अंदर, एस्काई के अंदर। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। एग्जांपल एस्परजिलस, क्लैविकैप, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, डेलिकेसीज का मतलब क्या है? डिलीशियस है बेटा, डिलीशियस, डेलिकेशियस मतलब डिलीशियस, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव टाइप से। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियो इसकी बॉडी क्या होगी, बेसिडियो कार्प। जैसे एस्कोमाइसिटीज की एस्कोकार्प, इसकी बॉडी बेसिडियो कार्प। ठीक है, इसके अंदर भी सबसे पहली चीज, जो आप मशरूम खाते हो पिज्जा वगैरह में, मशरूम की सब्जी वगैरह बनती है। क्वेश्चन, मशरूम कौन सी क्लास में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज। जैसे कि हमारे पास एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम सेक फंजाई, बेसिडियो का कॉमन नेम ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स। ये देखो अब तक के सारे हमारे पास जैसे कि वार्म डैम्प प्लेसेस पे ग्रो हो रहे थे, ये यूनिक है बेसिडियो का। ये कहाँ पे, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करता है, लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर ग्रो करता है, मिट्टी में पाया जा सकता है, जैसे कि रस्ट एंड स्मट्स। याद रखना है, हाईलाइट करो इस लाइन को। सॉयल ऑन लॉन्ग तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा फंजाई ट्री स्टम्प्स पे पाया जाता है या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड सेम जैसे एस्कोमाइसीलियम था, ब्रांच और सेप्टेट इन सिपसेप्टेट, इसका भी वही है। इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, यूनिक कैरेक्टर याद रखना है। अब तक दोनों के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स थे ना, इसके अंदर एसेक्सुअल नहीं है। इससे नेक्स्ट वाले में याद रखना उसके पास सेक्सुअल नहीं है, इसके पास एसेक्सुअल नहीं, ड्यूटेरो के अंदर सेक्सुअल। लेकिन अब एसेक्सुअल नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ तो इसका रिप्रोडक्शन लगाने के लिए करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने इसको दे दिया भाई तुम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू करा ले अपना फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होता है। अब सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है तो प्रोसेस क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा एंड देन कैरियोगैमी होगा। इसके अंदर भी डाइकैरियोटिक स्टेज बन सकती है विच अल्टीमेटली गिव राइज टू अ न्यू बेसिडियम, एक नया बेसिडियम ये बना के देती है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम, प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। इसके अंदर देखो कैरियोगैमी होगा, देखो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, फिर न्यूक्लियस फ्यूज किए, कैरियोगैमी एंड मियोसिस के थ्रू कितने हमारे पास बेसिडियोस्पोर बनेंगे, एक, बिकॉज हमें पता है मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 होता है, पहले मियोसिस 2 होता है, तो एक स्ट्रक्चर से 4 ही स्ट्रक्चर बनता है, तो कोई नई बात नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने फालतू एनसीईआरटी भरने के लिए लिख दिया ये लाइन। यस। फिर बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द स्ट्रक्चर बेसिडियम व्हिच इज नोन एज बेसिडियोकार्प। एग्जांपल अगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट जो कि प्लांट बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट पाई जाती है, अक्सीनिया रस्ट फंजाई।
अगैरिकस, अस्टिलागो, पक्सीनिया। याद रहेगा। पहला क्वेश्चन, मशरूम कॉमन नेम ब्रैकेट फंजाई, कहाँ पाए जाते हैं? ट्री स्टॉम्प्स, सॉइल्स, लॉग्स के अंदर। माइसीलियम अगेन सेम है वही। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उसके अंदर नहीं पाए जाते, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। बेसिडियोमाइसीटीज है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प, बॉडी स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, किसके अंदर? बेसिडियम के अंदर। एग्जाम्पल अगैरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सीनिया। डन। यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ ड्यूटेरोमाइसीटीज। बहुत क्वेश्चन आता है ड्यूटेरो पे। इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। डिस्कवर्ड नहीं है। दे राइटली बिलोंग टू, मतलब इसके अंदर डिस्कवर्ड नहीं है, पाया नहीं जाता, डिस्कवर्ड नहीं हुआ है अभी तक। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इसके अंदर एसेक्सुअल और जो वेजिटेटिव स्टेजेस हैं हैव बीन गिवन वन नेम एंड द सेक्सुअल स्टेज अदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लासेस। देखो क्या लाइन लिख रही है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी माना गया है कि इसकी जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस है हैव बीन गिवन वन नेम, उनको एक नाम दे दिया गया और ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर रखा गया। लेकिन इसके अंदर एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, जो बाकी की सेक्सुअल स्टेजेस थी हो सकता है उनको अभी दूसरी क्लासेस में रख दिया गया हो, तो दूसरी क्लासेस में से उठा के ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर लेके आना है। लेटर व्हेन द लिंकेज वाज एस्टेब्लिश, ये पाया गया कि फंजाई जो है करेक्टली आइडेंटिफाई मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीटीज से अलग अलग निकाला गया। वन परफेक्ट स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज आर डिस्कवर्ड। कुछ नहीं फालतू की चीजें लिखी हुई है सब। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉन। सर्टेन रीजन बन के आ सकते हैं मैम यहाँ से। हाँ एग्जैक्टली। देन लास्ट वाली लाइन, इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं एज अ पैरासाइट रहते हैं, बट इसके जो लार्ज मेंबर्स होते हैं, पहला इम्परफेक्ट फंजाई, सेकंड क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। लिटर का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है डिग्रेडेबल वाला, जनरली जो हम लोग पेपर वेस्ट ये इस टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको लिटर बोलते हैं। उसको डिकम्पोज करने में ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर्स हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल एल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्म, जो कि ट्राइकोडर्मा वही रिंगवर्म वाला है। एंड क्लियर? 3 क्वेश्चन, इम्परफेक्ट फंजाई, इसके मेंबर्स, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं किसके मेंबर्स डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में कराता है। हो सकता है इस वाले टेस्ट में इतने ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, लेकिन इस वाले पार्ट में से जितना मैं बता रही हूँ नीट में यही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा चाहे इतने इतने पॉइंट्स पे ध्यान दे लेना, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। बिकॉज नीट के पास बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, हर साल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आता है, नए क्वेश्चन को बनाते नहीं होते। यस मैम। क्लियर? डन? अब हमारा फंजाई किंगडम डन। देन उसके बाद आता है हमारे पास किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी हम लोग पढ़ेंगे। देन किंगडम एनिमलिया, इस बार एनिमलिया था। अच्छा, इसका जो वायरस, वायरोइड और प्रायन वाला पार्ट है तो आप लोग खुद से पढ़ लोगे ना। आई वांट कि मैं आप लोगों का प्लांटी स्टार्ट करा दूं। पढ़ सकते हो। वायरस, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, वायरोइड, प्रायन। वायरोइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, प्रायन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। वो साइंटिस्ट लोगों के नाम है। अभी के टेस्ट के लिए चाहे साइंटिस्ट लोगों के नाम इग्नोर कर देना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट जितना मैंने पढ़ा दिया है फंजाई तक का वो सारा इम्पोर्टेंट है। यस मैम। Just give me a minute. प्लांट किंगडम भी आप लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ना होगा। हाँ यस मैम। चलो उसका एनसीईआरटी का होता है। ले पड़ा साइकिल होता है। क्या बोल रहे हो? आ जाओ प्लांट किंगडम पे। मोनेरा पढ़ लिया, सारे बैक्टीरिया। फिर प्रोटिस्टा, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देन सारे हेटेरोट्रॉफिक फंजाई जिसकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी थी। अब प्लांट किंगडम, अब आपने एक चीज देखी थी भाई, हमारे पास जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी थी उसको रखा था प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर एल्गी को रखा फंजाई में, नहीं प्लांटी में, टीम है। हाँ? लेकिन पढ़ते सारी एल्गी को कहाँ है? वो प्लांट प्लांट के अंदर है, ये याद रखना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम प्रोटिस्टा के अंदर तो एल्गी आता है, वो हमारे क्लेमाइडोमोनाज, तो वहां पे पढ़ा क्यों नहीं हमने? ये पढ़ते सारे यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने
ये चीज बता दी जाती है। प्लांट किंगडम में अब देखो क्या चीज है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच हुटेकर ने दिया था 1969 में, लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया हम लोगों ने अच्छे से। फंजाई तक हम लोग सारा पढ़ के आ गए हैं। अब हमें देखना है कि भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इवोल्यूशन चैप्टर हर किसी ने पढ़ा है ना 12th का। मैम तो मैंने आप लोगों को इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, तब भी बताया था कि भाई ये जो किंगडम्स है ना, ये प्लांट किंगडम के अंदर क्लासेस है, एनिमल किंगडम, ये किसका ट्रेंड बताती है? इवोल्यूशन का ट्रेंड बताती है। इवोल्यूशन का ट्रेंड, ठीक है। कि पहले हमारे पास क्या होते थे ना, सबसे पहले अर्थ पे एल्गी होती थी। एल्गी की बॉडी बिल्कुल थैलर्स लाइक होती थी, थैलॉइड बॉडी, थैलस लाइक, मतलब जिसको देख के मैं नहीं बता सकती कि इसका लीफ वाला पार्ट है, स्टेम है या रूट है। फिर धीरे धीरे उन्होंने रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई, फिर वो ब्रायोफाइट बने। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी हाइट बढ़ानी शुरू करी। अब भाई हाइट बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा या नहीं लगेगा, इतनी हाइट तक वाटर। यस मैम। ब्रायोफाइटा की हाइट बहुत छोटी छोटी पाई जाती थी क्योंकि उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई टिश्यूज नहीं थे। तो धीरे धीरे टेरिडोफाइट ने अपने अंदर वेस्कुलर टिश्यूज लेके आने शुरू करे ताकि फूड वाटर ट्रांसपोर्ट हो। अब टेरिडोफाइट के अंदर पहले ऐसे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग सीड बनाना शुरू करते हैं। तो इन्होंने फिर जिम्नोस्पर्म ने सीड बनाए, लेकिन नेक्ड सीड बनाए, सीड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं बना पाए। फिर आगे जाके सीड के ऊपर कोट आना शुरू हुआ धीरे धीरे जाके, और फिर फ्लावर आना शुरू हुआ, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आनी शुरू हुई। ऐसे जाके एंजियोस्पर्म आए थे हमारे पास। ट्रेंड समझ में आया कैसे पूरा का पूरा ट्रेंड बढ़ता है। अब ये बोलते हैं कि भाई एक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आता है। सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुराना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो क्या था कि भाई बाहर से, जैसे होता है ना आज के टाइम में भी हम किसी लोग से मिलते हैं तो पहले के लोग बाहर से लोगों को देख के बड़ा जज कर लेते थे। तो पहले के साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही करते थे, कोई ऑर्गेनिज्म मिला, कुछ भी मिला, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट कर देते थे। तो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है? ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखने वाले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि हैबिटेट कैसा है उनका, उनका कलर कैसा है, उनका नंबर क्या है, उनका शेप ऑफ लीव्स क्या है। बहुत ज्यादा कॉमन से कैरेक्टर हो गए ना ये, तो उनको लेके प्लांट्स को डिवाइड करा दिया। फिर ये क्या करते थे, देवर मेनली, इनके जो डिफरेंशिएशन था वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेसिस था, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया है। जीनियस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपको पता है कोई चीज आर्टिफिशियल ले लो, नेचुरल ले लो, दोनों के कंपैरिजन में कौन सी चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है? आर्टिफिशियल या नेचुरल? नेचुरल। आर्टिफिशियल वाली तो अभी काम चलाऊ होती है बस, है ना। Yes, तो ma'am. ये भी लीनियस ने काम चलाऊ वाला क्लासिफिकेशन दे दिया, आर्टिफिशियल वाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट आउट कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स लिए। अब आर्टिफिशियल चीज बाहर से दिखने में अच्छी होती है, लेकिन वो हो तो है कोई अच्छी ब्रांड नहीं होती, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, अंदर से अच्छी नहीं होती। तो इन्होंने भी बाहर बाहर से देखा, अंदर से चीजें नहीं देखी कि भाई और भी कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर जिसके बेसिस पे बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को लिया, उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। दिस इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने गलती कर दी क्या, इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और जो सेक्सुअल कैरेक्टर थे इक्वल वेटेज दोनों को दे दिया, जबकि एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि इन्वायरमेंट के इफेक्ट सबसे ज्यादा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे पड़ता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत इजीली इफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से, इसलिए आर्टिफिशियल कैरेक्टर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और हमारा क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया गया। अब आर्टिफिशियल के बाद चीजें लोग किस पे बिलीव करते हैं? नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं। तो हमारे पास फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिया था जॉर्ज बेंजामिन हुकर। इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज देखा ऑर्गेनिज्म का, और फिर उन्होंने मॉर्फोलॉजी तो लिया, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, सेल का स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों को लेके प्लांट्स को डिस्टिंग्विश कराया। हम एफिनिटीज का क्या मतलब होता है? क्या बेटा? एफिनिटीज का क्या मतलब होता है?
एफिनिटीज का मतलब होता है कैपेबिलिटीज, लाइक छोटी छोटी चीजों को देखना उसकी, कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसकी क्या एफिनिटी है। जैसे मैं अगर पता करूँ कि आपकी एफिनिटी क्या, आप फिजिक्स में अच्छे हो, केमिस्ट्री में अच्छे हो, या पर्टिकुलर किसी और सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप पर्टिकुलर है, ठीक है। तो इन्होंने नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, इसके साथ साथ वी कैन आल्सो कंसीडर्ड इंटरनल फीचर्स आल्सो, जैसे कि हमारे पास सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, उसका एम्ब्रियोलॉजी एंड उसका फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारे कैरेक्टर्स को भी कंसीडर करके इन्होंने आपका plants को distinguish किया. Such a classification for flowering plant was given by George Bantham and Hooker. एक सेकंड होल्ड करना. या सो वेयर वी वर, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जॉर्ज बैंथम एंड हुकर है, इन्होंने क्या दिया था, एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया था. अच्छा, ये क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा किसका चल रहा है, एंजियोस्पर्म्स के ऊपर चल रहा है क्लासिफिकेशन. यस मैम. ठीक है. तो सबसे पहले आर्टिफिशियल वाला कैरलस लिनियस ने दिया, देन नेचुरल वाला बेंथम एंड हुकर ने दिया. फिर अब बेंथम एंड हुकर का भी क्लासिफिकेशन जो था वो क्या कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया. जिसका आप याद रख सकते हो, सबसे पहले आर्टिफिशियल चीजों पे हम बिलीव करते हैं, फिर नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एंसेस्टर्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं घर में, उनकी चीजों पे बिलीव करते हैं. नहीं, एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री एंड रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उस पे बिलीव करते हैं. देन फाइनली लास्ट सिस्टम आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करता था. इन्होंने माना कि ऑर्गेनिज्म, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से हैं उनके कॉमन इंसेस्टर्स होंगे. सेम टेक्सा हवा, यहाँ से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है. इंपॉर्टेंट लिख लो इस लाइन को जल्दी से. सब अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे हो ना, यस यस मैम. मैम. एंड नोट्स आप लोगों ने बनाए रखे होंगे इसके डिटेल. एंड आप लोगों को पता ही है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यस चाहे मैम. नोट्स कितनी बार पढ़ लो, बट अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना, एटलीस्ट एक एक चैप्टर 7 से 8 बार, और 7 से 8 बार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती. हम हमेशा सुनते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू में कि मैंने एनसीईआरटी 10-10 बार पढ़ी थी. बताते हैं ना सब, 8 से कम तो कोई नहीं बताता. यस मैम. मजा भी 8 बार ना ऐसे नहीं करते कि एक ही दिन में एक चैप्टर को 8 बार पढ़ रहे, ऐसे नहीं करते. जब 11th में पढ़ा होगा तब 1-2 बार पढ़ा होगा, है ना. फिर टीचर ने फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया होगा तब 1 बार पढ़ लिया, फिर टीचर बोलते हैं घर एक बार रिवाइज करना, तो वापस से पढ़ लिया. फिर जैसे अभी हमारी रिवीजन क्लासेस कर रहे, एक बार मैंने पढ़ा दिया. फिर संडे आप लोगों का टेस्ट है, एक बार आप लोग खुद से पढ़ने बैठ गए. ऐसे करके 7 से 8 बार एग्जाम्स तक होते होते बहुत बार हो जाता है एनसीईआरटी. एंड बच्चों के टिप्स पे आ जाती है, यस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक ने बताया था 20 बार पढ़ी थी नीट. बेटा 20 बार ना 11th क्लास से लेके उसने काउंट करके बताया होगा, 11th वाला. एंड बहुत सारे बच्चे पता है ना ऐसे भी करते हैं. देखो एक चीज आप लोगों को बताती हूँ मैं, चैप्टर्स टोटल कितने हैं, 38 चैप्टर है. ऐसे चैप्टर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड तक, और पूरा मतलब एक टेबल बना लेंगे, ऊपर लिख लेंगे एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना है. लेट सपोज कि मनीषा ने टारगेट बना लिया कि मुझे 10 बार एनसीईआरटी पढ़ना है, तो ऐसे इसके आगे 10 बॉक्सेस बना लेंगे, ऐसे 10 लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एक बार पढ़ लिया टिक, दूसरे पढ़ लिया टिक, तीसरे बार पढ़ लिया टिक, ऐसे करता है. या फिर मैं आइडियली खुद क्या कराती हूँ ना, जैसे मेरे पास अभी ड्रॉपर बैच चल रहा है, मैंने उनके लिए क्या किया ना, चैप्टर का नाम एनसीईआरटी पढ़ा दिया, देन टिक, पीवाईक्यूज करा दिए एमटीजी के, देन टिक, फिर रिवीजन क्लास करा रहे हैं, रिवीजन कितनी क्लास चल रही है 1 2 3 वो टिक कर रहे हैं. ये टीचर खुद के लिए करता है. मैंने बना रखी है ऐसे टेबल मेरे आगे लगा रखी है मैंने पेस्ट. ऐसे टेबल लगा के ना फिर हमें आइडिया लग जाता है. लेट सपोज कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, वो वाला चैप्टर की हो सकती उसका एनसीईआरटी 1-2 बार ही पढ़ा है, तो हम फिर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इस बेसिस पे
कि किस चैप्टर को हम प्रायोरिटी दें। एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमें समझ नहीं आता कौन सा चैप्टर पढ़े, भाई 38 चैप्टर है। हमेशा मैं तो प्रेफर करती थी एंड से पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि हम कोई भी टीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, एमटीजी की बुक का एग्जांपल ले लो, आप एमटीजी क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा एक दो बार कर रहे हो, स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करते हो नहीं करते हो, और एंड तक आते आते क्वेश्चन नंबर 80 100 तक आते आते मॉरल डाउन हो जाता है, बहुत स्लो बढ़ जाते हैं हम, अच्छे से नहीं करते। तो ट्राई किया करो, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट किया करो, एक बार एंड से स्टार्ट किया करो, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सही से एंड रट भी जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यस यस मैम। डेट लिख दे, डेट चैप्टर के ऊपर भी लिख सकते हो, डेट जिस दिन पढ़ने बैठ रहे हो ऐसे भी कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। ठीक है, यस मैम। अच्छा तो ये हमारे पास फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक किसके ऊपर डिपेंड करता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसने इन्होंने माना था कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टेक्सा से है उसके पास क्या है, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर। अब लेट्स सपोज किसी भी मेरे पास ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट का एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, उसका कोई फोसिल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फोसिल से ही पता करेंगे। अगर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम 3 टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फोसिल एविडेंस। जब हमारे पास कोई सपोर्टिंग फोसिल एविडेंस नहीं है तब 3 टेक्निक, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल डेटा, किसी प्लांट को देखा उसके अंदर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, नंबर और कोड दे दिया, फिर नया कोई ऑर्गेनिज्म आया उसको फिर से वही कोड दे दिया, तो एक पूरा पूरा अरेंजमेंट बनता चला जाता है, एक पूरा डेटा मेरे पास आ जाता है जिसमें एक ही कैरेक्टर को इक्वल वेटेज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एंड कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है उसका, प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, क्या क्या परसेंटेज है उसका, वो देखता है। मैं ये तीनों न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी हम फाइलोजेनेटिक के अंडर आते हैं। हाँ, फाइलोजेनेटिक में जिस प्लांट का हमारे पास फोसिल रिकॉर्ड्स नहीं होता उसमें हम ये डेटा यूज करते हैं, ये मॉडर्न है। ठीक है, यस मैम। आगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझ में कैसे क्लासिफाई किया। यस मैम। अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे पास सेल की, अभी पढ़ लो लास्ट में पूछ लेना, हाँ सही चलिए एंड में पूछ लेना जो जो बुक्स पढ़नी है। ये सबसे बेस्ट तो एमटीजी होती है, पीवाईक्यूज करो और एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत करो, कहीं से मॉड्यूल्स मत खरीदो, कुछ मत खरीदो। एल्गी, सबसे पहले एल्गी जो होता है ऑब्वियसली हमें पता है एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग होता है, क्लोरोफिल्स के अंदर, बिकॉज एल्गी का कलर देखा तो हो गई आसपास आप लोगों ने एल्गी, मैम ग्रीन कलर। क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल बॉडी होते हैं थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड। यस मैम। हम बॉडी डिफरेंशिएट ना कर पाए, मतलब हाथ पैर में, मतलब हाथ पैर में या रूट लीफ एंड रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ये मैम लीफ वगैरह में लीफ का पता ना कर पाए, या टेंटिल्स वगैरह। हाँ मतलब उसको देख के आप खुद देखो ना, आपने एल्गी देखा है अपने चारों तरफ, यस मैम। तो एल्गी को देख के आप पता पाते हो कि एल्गी का रूट है, ये स्टेम है, ये उसका लीफ है, नो नहीं मैम। दिखती ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीन ग्रीन दिखती है। तो ऐसी अगर कोई भी बॉडी दिख रही 50% फोटोसिंथेसिस जो होता है एल्गी से होता है। है, मोर देन 50%, एटलीस्ट 50% टर्म एनसीईआरटी भी दिखती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये कर। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर मेरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग हैबिटेट्स में पाया जाता है, जैसे मॉइस्ट स्टोन हो गया, पत्थर है गीला है ऊपर से उसके ऊपर एल्गी आ गया, मिट्टी में पानी है वहां आ गया, लकड़ी के ऊपर पानी लगा हुआ है मॉइस्चर है एल्गी आ गया। एल्गी अभी पढ़ा था फंजाई में, लाइकन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहती है, कुछ एनिमल्स के साथ भी रहती है, स्लोथ बियर जिसको हम उसमें पढ़ेंगे, हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं स्लोथ बियर में। ठीक है, अब एल्गी जो है ना वो उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। एल्गी आपका एक कॉलोनियल फॉर्म से लेके, कॉलोनियल जो कॉलोनीज में रहना पसंद करती है, एग्जांपल याद रखना वॉलवॉक्स, फिलामेंटस तक हो सकते हैं जिसकी बॉडी फिलामेंटेड है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह कॉलोनियल से लेके फिलामेंटस हो सकती है। कुछ एल्गी बहुत बड़े साइज की भी हो सकते हैं, जैसे केल्प, केल्प इज अ ब्राउन, कितना साइज होता है इसका, हम 100 मीटर 100 मीटर, सबसे मैसिव प्लांट बॉडी है,
मैसिव, बड़े साइज की सबसे लैंड बड़ी मानी जाती है। ठीक है, जैसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ते थे, अब इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन। अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के अंदर होगा, हर एक फ्रेगमेंट एक नया एल्गी का थैलस बना के दे देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होता है। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमनली किसके थ्रू होता है? जूस्पोर्स। ये आपका फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। एंड जर्मिनेशन करके एक नया प्लांट मतलब एक नई एल्गी, प्लांट नहीं एल्गी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर दो गैमीट्स फ्यूज करके भी हो सकता है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ऊपर वाला पार्ट चाहे याद रखना मत याद रखना, इतने वाला पार्ट तो हाईलाइट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे, देखो एकदम ध्यान से समझना है। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ये बोल रहे हैं कि भाई इनके अंदर दो गैमीट्स के फ्यूजन के थ्रू होता है। वो गैमीट्स कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं गैमीट्स एंड सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज मतलब आइसोगैमस कंडीशन। हम लिख सकते हैं आइसोगैमस कंडीशन में भी दो चीजें आ गई, एक तो मोटाइल वाली और एक नॉन मोटाइल वाला। नॉन मोटाइल। मोटाइल वाला किसके अंदर है? मोटाइल इज फाउंड इन और नॉन मोटाइल वाला वगैरह। स्पाइरोगैरा। ऐसे याद रहेगा ना हमें, आइसोगैमस में दो कंडीशन, मोटाइल यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा। ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलते हैं। जब दो डिसिमिलर टाइप के करते हैं, एग्जाम्पल यूडोरिना। ठीक है, जब एक लार्ज साइज का नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट oogamous कंडीशन बोलते हैं, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, आइसोगैमस, कौन सा मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है ये याद रखना है। एन आइसोगैमस, यूडोरिना, oogamous, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कैसा है? कॉलोनियल या फिर फ्यूकस भी हो सकता है। यस मैम। अब आपकी वाली लाइन आ गई यहाँ पे, कितना परसेंट ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है। अब एल्गी का हमने रिप्रोडक्शन देख लिया, एल्गी दिखती कैसी है वो देख लिया हमने। एल्गी जो होता है वो बहुत अलग अलग वेराइटीज में यूजफुल होता है। एटलीस्ट टर्म एग्जैक्टली याद रखना, एटलीस्ट, या स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके मोर देन 50% या कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है अर्थ पे, वो कौन कराता है? एल्गी कराता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है तो भाई क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीजन रिलीज करेगी। वाटर बॉडी के अंदर तो पाई जाती है, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस इनकी पाई जाती है, बिकॉज ये एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। विच फॉर्म बेसिस ऑफ द फूड साइकिल। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स की जो फूड साइकिल है वो मोस्टली एल्गी से स्टार्ट होती है, याद है ना? जू प्लैंक्टॉन्स, देन जू सॉरी पहले फाइटोप्लैंक्टन देन जू प्लैंक्टन, ऐसे स्टार्ट होता है। पैरामाउंट का क्या मतलब होता है? पैरामाउंट का मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट इंपॉर्टेंस है इनकी, ह्यूज अमाउंट इंपॉर्टेंस। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्पीसीज किसकी? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरगेसम आर अमंग द 70 species of marine algae uses food. 70 आउट ऑफ द 70 species में से 3 species के नाम दिया है इन्होंने, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरगेसम, जो कि मेरीन एल्गी हैं, उनको एज अ फूड भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद कुछ एल्गीज ऐसी हैं जिनके अंदर हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। वाटर होल्डिंग, वाटर को बहुत ज्यादा टाइम तक इट कैन इजीली होल्ड। इसका एग्जांपल है आपके पास एल्गिन। क्वेश्चन पूछा जाता है एल्गिन किस टाइप की एल्गी? एल्गिन इज अ ब्राउन। देन कैरागीन, कैरागीन इज अ रेड एल्गी। एंड कैरागीन, एल्गिन ब्राउन एल्गी है, कैरागीन रेड एल्गी है। कुछ एल्गीज को हम यूज कर सकते हैं आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाने में, याद रखना है जेलीज एंड एग्जांपल जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। कुछ एल्गी ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा रिच अमाउंट है जिनके अंदर प्रोटीन का, दिस इज क्लोरेला, जो कि एंड इसके साथ साथ एक और एग्जांपल स्पाइरुलिना, ये भी जिसको स्पेस ट्रैवलर, हाँ स्पेस ट्रैवलर्स यूज करता है, स्पेस ट्रैवलर्स इनको यूज करते हैं। ठीक है, हो गया ये कॉमन। अब हमारे पास आता है 3 टाइप की एल्गीज, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इसका ये टेबल देख लो एक बार। ग्रीन एल्गी
कौन सी क्लास में आएगी? क्लोरोफाइसिन। Chlorophyll. ब्राउन एल्गी फियोफाइसिन। Rhodophyll. रोडोफाइसिन। ग्रीन कलर किसकी वजह से याद रखना है? ऐसे ही सीरीज में याद रखना है, सबसे पहले ग्रीन CBR से याद रखना है, फिर GBR से। ABACAD एक सीरीज में लिखते जाना, ABACAD। हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में हायर प्लांट में जो कॉमन, जो आपका क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल एक कॉमन पिगमेंट होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट जिसको हम Yes, बोलते हैं, ma'am. हर किसी के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल AB आपका किसके अंदर? ग्रीन एल्गी के अंदर। इनका फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। बाकी फ्लैजिला नंबर हैबिटेट, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। ब्राउन एल्गी AC, उसके साथ साथ फ्यूकोक्सेंथिन। क्वेश्चन जो आता है वो फूड स्टोर पे आता है। फूड स्टोर किस फॉर्म में रखता है ये अपना? Mannitol. BMR सुना? बॉडी मास, BMI बॉडी मास इंडेक्स। इसको I को BML लिख दो, BML। मैनिटोल लैमिनेरिन। रेड एल्गी फ्यूकोक्सेंथिन एंड स्टार्च, RFS। BML RFS। ब्राउन एल्गी मैनिटोल लैमिनेरिया, रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल कॉमन सेलुलोज है। ब्राउन एल्गी के अंदर एक्स्ट्रा एल्गिन पाया जाता है, एल्गिन की लेयर प्रेजेंट होती है। रेड एल्गी के अंदर आपका कुछ पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स पाया जाता है। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको यही पे इसी टेबल में नोट डाउन कर लेना, जो क्लोरोफाइसी होता है ना, क्लोरोफाइसी का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, दे हैव पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स, पहले P आ रहा है तो इसका मतलब पहले आएगा प्रोटीन। प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, याद रखना। व्हाट आर द पायरिनोइड्स? पायरिनोइड्स आपकी कैसी बॉडी होती है? स्टोरेज बॉडीज होती हैं। ग्रीन एल्गी बोलेंगे इनको, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल, ये सब कॉमन है। AB टेबल से पढ़ी लिया हमने। इसका यहाँ से हाईलाइट करना है इस वाले पॉइंट। इनके जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप पाई जा सकती है। डिस्कॉइड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, रिबन, स्पाइरल रिबन शेप, अलग अलग शेप पाई जाएगी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। दे हैव पायरिनोइड्स। कहाँ पे प्रेजेंट है पायरिनोइड की लोकेशन? क्लोरोप्लास्ट। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। पायरिनोइड के अंदर क्या होता है? प्रोटीन बिसाइड। कुछ एल्गी अपने अंदर फूड को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी करते हैं, बट मैक्सिममली प्रोटीन बिसाइड पायरिनोइड। इनकी सेल वॉल वहां पे उन्होंने सिंपली लिख दिया सेलुलोज से बनी है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है? कि हमारे पास जो ग्रीन एल्गी है ना, उसकी आउटर जो लेयर है वो तो पैक्टोज से बनी होती है, इनर सेलुलोज से बनी होती है। आउटर पैक्टोज, इनर सेलुलोज। एग्जाम्पल याद रखना इसका, एग्जाम्पल की ट्रिक याद रखना। US हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज। US It's very colonies. very Green colony. colonies. U for Eulothrix. S for Spirogyra. Very Volvox. Clean Cara. Colonies Chlamydia. क्लियर? फिर आता है हमारे पास ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी केल्प, कितना साइज है? 100 मीटर। वही बोल रहा है कि भाई इनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। छोटी सी सिंपल सी ब्रांच फिलामेंटस एल्गी से लेके 100 मीटर की केल्प एल्गी भी हो सकती है। बॉडी पिगमेंट A और C, क्योंकि पहले में A भी, इसके अंदर AC, और कौन सा था? कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। फूड स्टोर BML, मैनिटोल लैमिनेरिया। इनके अंदर जो कलर है उसके अंदर वेरिएशन पाया जा सकता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स पाई जा सकती है ब्राउन की। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है ना उसका अमाउंट क्या है। अमाउंट ज्यादा होगा कलर डार्क हो जाएगा, अमाउंट कम होगा कलर लाइट होता चला जाएगा। या फिर फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट पे भी डिपेंड करता है इनका। जैसे कि उसका ग्रीन एल्गी का स्पेशल कैरेक्टर क्या था? पायरिनोइड था। Yes, ma'am. इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है। सबसे पहले होल्ड फास्ट जिससे अटैच रहेगा नीचे, फिर ऊपर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप, और इसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट जो कि सबस्ट्रेटम के जैसे वर्क करेगा, सबस्ट्रेटम मतलब अर्थ के सरफेस से अटैच रहेगा। स्टाइप होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ड। सेल वॉल देख ही लिया था, सेलुलोजिक होगा और उसके बाहर एक जिलेटिनस कवरिंग होगी किसकी, एल्गिन की, जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में अंदर पैक्टोज बाहर सेलुलोज, फिर अंदर सेलुलोज बाहर पैक्टोज, अंदर सेलुलोज बाहर पैक्टोज, ब्राउन में अंदर सेलुलोज बाहर एल्गिन। ठीक है। और होल्ड फास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होल्ड फास्ट टाइप फ्रॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है, इसी के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसी एल्गी है जिसके अंदर मैक्सिममली बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स, बाकी किसी में बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स नहीं पाए जाते, इसी के अंदर पाया जाता है, जो कि एकदम पियर शेप दिखाई देता है। पियर शेप बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स के अंदर पाए जाते हैं। बाकी सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लेना। एग्जाम्पल इसका सेल्फ्ड, SELFD, S सेर्गेसम, E एक्टोकार्पस, L लेमिनेरन, F फ्यूकस, D डाइक्टियोटा। Selfed, पहली ट्रिक US has very clean colonies, second trick self। डन। यस मैम। फिर आ जाओ रेड एल्गी पे। रेड एल्गी रोडोफाइसी पिगमेंट A और D। उसके साथ साथ फाइकोइडिक स्ट्रिंग्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये आपका वेल लाइटेड रीजन में पाया जाता है, ये लाइन हाईलाइट करना। दे अकर इन बोथ वेल, जहां पे प्रॉपर लाइट प्रेजेंट है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑब्वियसली बात है भाई फोटोसिंथेसिस करेंगे एल्गी, लाइट तो चाहिए चाहिए। तो क्या यूनिक है, क्यों इन्होंने ये लाइन लिख के दी हमको, बाकी और किसी एल्गी में तो नहीं लिख के दी ना कि वेल लाइटेड रीजन में पाया जा रहा है। नो मैम। यहीं पे क्यों लिख के दी, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा। वेल लाइटेड रीजन में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ ये ओशन के डीप में भी पाया जा सकता है, जहां पे लाइट बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। तो इसका मतलब है कम से कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखता है ना स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास जहाँ पे ग्रेटेस्ट डेप्थ होता है ओशन में, रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, वहां पे पाया जाता है। इनके अंदर रेड थैलाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फूड स्टोर याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर, बहुत बार PYQ में आया है ये क्वेश्चन, सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अगेन इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर होती है। अमाइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन याद रहेगा। यस मैम। अब हमने ब्राउन में देखा था कि ब्राउन जो है वो एक अकेला ऐसा है जिसके अंदर बाइफ्लेजिलेट कंडीशन पाई जा रही है ना। यस मैम। रोडोफाइसी के अंदर क्या है, रोडोफाइसी के अंदर आपका नॉन मोटाइल स्पोर्स पाया जा रहा है, कोई मोटाइल स्पोर्स नहीं पाया जा रहा है इसके अंदर, सारे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। और ट्रिक आपको पता ही है इसकी, पॉलीसिफोनिया, पोगो, पर, पोरफायरा, गली, जेरिडियम, गली, ग्रेसिलेरिया। और ये ग्रेसिलेरिया जेरिडियम ये दोनों के दोनों आइसक्रीम्स एंड यस मैम। आइसक्रीम बनाऊंगी। इसमें यूज होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो अब आप लोगों का रह जाता है सिर्फ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट को हम लोग कल कर लेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला करा दूंगी अभी सिर्फ टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इस वाले चैप्टर को डिटेल, मतलब ये वाला पार्ट पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे फिनिश। मैंने वायरस वाला पार्ट अभी छुड़वा दिया है, वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट संडे टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग डिटेल में इसको कर लेंगे, ताकि हमारे चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। क्लास आप ही लोग हैं मैम? मैम कल मॉर्निंग में ले लो आप क्लास। आप तो बोल रहे थे स्कूल है। मैम हमारे स्कूल है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मत मैम छुट्टी कर रहे, ले लो आप। नहीं मैम नहीं क्लास का मैम लिंक morning में ले नहीं लो। आया था। जाना ले लो है मॉर्निंग में। मैम, मॉर्निंग मैम कल प्रैक्टिकल है मैम, मॉर्निंग में मतलब मैम मॉर्निंग में। मैम ये लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, मॉर्निंग में क्लास ले लो। मैम कुछ नहीं होता मैम, कर नहीं लो आप। नहीं मैम रिकॉर्डिंग नहीं समझ में, मतलब समझ के मैम बोरिंग लगती है रिकॉर्डिंग में। मैम मैं छुट्टी मैम कर मैम मॉर्निंग में। मैम मुझे ये बोलना था कि मैम आपकी क्लास का लिंक नहीं आया था हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पे। कहाँ पे आया था?
मैम हमारा हमारे भी नहीं आया था। आप लोगों को इस टाइम पे, अच्छा हाँ, जो नेहा मैम बैच वाले बच्चे आए हैं, आप लोगों को इस टाइम पे कोई क्लास नहीं था क्या? नो मैम, लिंक ही नहीं आया, फिर हमारे क्लास के किसी बच्चे ने भेजा था तो हमने ज्वाइन करा थे। और आप लोगों का डेली क्लास नेहा मैम लेती है? यस मैम। और आज इस टाइम पे कौन सी क्लास होती थी आपकी? मैम बायो। नेहा मैम की। तो वो क्लास नहीं हुई आज, या वो ज्वाइन नहीं की? नो मैम, आज लिंक भी नहीं आया, तो आज मैम शायद लीव पे है और आपकी क्लास का लिंक आया नहीं था हमारे पास। चलो कोई नहीं। अच्छा एक, हाँ, तो कल की क्लास बेटा मैं बोलूंगी उनको कि रिवीजन क्लास में ही रखवा दूं। और जो ये आपका डिमांड है ना मॉर्निंग वाला, तो मॉर्निंग वाले सुन लो बच्चे, कि मॉर्निंग वाली क्लास जो छुट्टी रख रहे हैं, छुट्टी जो रख रहे हैं